रीजन मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये एक्सेप्शन समझ में आ रहा है पहले कि कहाँ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को दिमाग में रखिए, कहाँ एक्सेप्शन है, क्यों है वो मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है साहब, अब एक्सेप्शन सुन लो क्या होगा। देखिए, मैं फ्लोरीन और क्लोरीन का एक्सेप्शन, जो रीजन यहाँ पर है ना वो सभी वही रीजन इसका होगा, वही रीजन सल्फर और ऑक्सीजन का होगा, वही रीजन आपका सिलिकॉन और कार्बन का, सबका एक रीजन होगा, एक ही रीजन है। अब फ्लोरीन क्लोरीन में समझिएगा पूरा एग्जाम्पल। फ्लोरीन न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द फ्लोरीन। अब मैं क्लोरीन बना रहा हूं, क्योंकि फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्फ़िगरेशन 2 7, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट 7 इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7। अब 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा फ्लोरीन, और 1 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, क्लोरीन। तो फ्लोरीन जो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा और क्लोरीन जो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, बताइए किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फ्लोरीन का या क्लोरीन का? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्लोरीन का ज्यादा होगा या क्लोरीन का ज्यादा होगा? फ्लोरीन का। क्यों ज्यादा होगा? साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, सही है। अब साइज बड़ा है तो डिस्टेंस, गेनिंग इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा। बिल्कुल सही बात है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, राइट। समझ में आ गया सबको? जब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो गेनिंग नेचर ज्यादा होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो गेनिंग नेचर कम। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन की कम होनी चाहिए, यही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। होना ये चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, ये हो रहा है। रीजन सुन लीजिए, ये स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है, और स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी हाई हो जाएगी। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब छोटे साइज में ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेंगे, बोलेंगे भैया पहले से साइज छोटा है, हम लोग ही प्रॉपरली यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन और लेके आ जाओ तुम भैया, जगह ही नहीं है, कहाँ रखेंगे, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? लेकिन क्योंकि इसका साइज क्या हो गया, फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिट, इसमें 2 ऑर्बिट, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, बोलो ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई नहीं है, क्योंकि साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं लगाएगा, आने दो भैया, जगह है, प्रॉपर रह लगे। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? जब ये रिपल्सन लग जाएगा तो ये अट्रैक्शन कम होगा कि नहीं होगा? तो फाइनली ये अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इस अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसकी गेनिंग नेचर ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी। कोई भी एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एनर्जी बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो जो एनर्जी यूज होती है, रिलीज या एब्जॉर्ब कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कब ज्यादा होगी, जब गेनिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। अगर मैं इस फोर्स ऑफ रिपल्सन को हटा दूं, अगर ये फोर्स ऑफ रिपल्सन ना लगे तो अट्रैक्शन ये ज्यादा हो गया, ये अट्रैक्शन कम हो गया, क्योंकि यहां से न्यूक्लियस की डिस्टेंस कम है, यहां से न्यूक्लियस की डिस्टेंस ज्यादा है, बोलो ना।
साइज छोटा है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है आने वाले इलेक्ट्रॉन को। स्पेस नहीं है उस इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट करने के लिए, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस पर रिपल्सन लगा रहा है, और रिपल्सन की वजह से जो फाइनली तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो गेनिंग नेचर क्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी, फ्लोरीन की, और जिसकी गेनिंग नेचर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है। तो हर सेकंड पीरियड एलिमेंट, चाहे वो क्लोरीन हो या फास्फोरस हो या सल्फर हो या सिलिकॉन हो, देखो सेकंड पीरियड एलिमेंट में कौन आता है, सेकंड पीरियड एलिमेंट में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, सॉरी माफी चाहूंगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सेकंड पीरियड में। थर्ड पीरियड में कौन आता है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा इनकी ज्यादा होगी, बोलो ना, रीजन इन सबके साइज छोटे हैं, क्योंकि ये अपने ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट है, इनके साइज छोटे हैं, और छोटे साइज होने की वजह से इन सबकी क्या मानी जाएगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मानी जाएगी। ये आने वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएंगे, इसलिए इन सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रीजन समझ में आ गया। अब कोई पूछे भाई फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से ज्यादा है क्यों, बोलेंगे नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो रिपल्सन होने की वजह से गेनिंग नेचर कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कुछ एलिमेंट जो हम अनसीक्वेंस, मतलब ऐसा नहीं अभी ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज बता दिया मैंने, पीरियड में हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, पीरियड में हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, लेकिन सेकंड और थर्ड पीरियड में एक्सेप्शन है, हमेशा थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड से क्या होगी मेरे बच्चा, ज्यादा होगी। ये समझ में आ गया भैया या नहीं है। तो हर सेकंड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हर थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कम होगी। क्यों कम होगी, रीजन सबको समझ में आ गया, क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट का साइज छोटा है, हाई इलेक्ट्रॉन। एक स्लोगन में लिखवाऊंगा रैंडमली, कभी कभी ऑर्डर बनाने आ जाता है, कल फिर सलमा और सीमा के पड़ोसी लाए आलू बड़ा, नाइट में भिखारी से मांगा। एक अनसीक्वेंस्ड ऑर्डर बना रहा हूं एलिमेंट का, ज्यादा नहीं एलिमेंट का ऑर्डर पूछने को आता है, हम निकाल ही नहीं पाते किसकी ज्यादा, तो ग्रुप में हो निकाल देंगे, पीरियड में हो निकाल देंगे, क्योंकि हमने पढ़ रखी है। लेकिन अब डिफरेंट ग्रुप और डिफरेंट पीरियड के होंगे तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए कल फिर सलमा और सीमा के पड़ोसी लाए आलू बड़ा, नाइट में भिखारी से मांगा। ये कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप एंड डिफरेंट पीरियड्स। इनमें से 4-5 एलिमेंट देके वो ऑर्डर पूछ लेते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये स्लोगन आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन इस पर बनते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, फिर ऑक्सीजन। देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का, सल्फर थर्ड पीरियड का, तो सल्फर की ज्यादा, ऑक्सीजन की कम है। स्लोगन है कल फिर सलमा और सीमा के पड़ोसी लाए आलू बड़ा, नाइट में भिखारी से मांगा। आप जो चाहे वो बना सकते हैं स्लोगन, मैंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बना दिया है, अदरवाइज आप सीक्वेंस ये है, आप जैसे चाहे मर्जी उसको याद कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड आप लोग बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो एटम है ए और बी, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ए का एक इलेक्ट्रॉन बी का, ठीक है। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है और इसका जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। इस एटम में न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, इस एटम में भी न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो न्यूक्लियस है इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पे क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और इसका जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज वो भी इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पे क्या लगाएगा, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। बोलो हाँ है ना? यस सर। समझ में पहली बात आ रही है, दोबारा रिपीट करो। क्लियर है सबको? तो डट देखो बेटा ए और बी दो एटम है, शेयरिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज है। हर एटम के पास न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी ए के अंदर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये भी अट्रैक्ट करने का नेचर शो कर रहा है। बी के अंदर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो भी अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन अट्रैक्ट कौन करेगा, कोई एक या दोनों अट्रैक्ट कर ले जाएंगे, कोई एक करेगा। कौन करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जो कम लगाएगा। इसने ज्यादा लगा दिया तो ये ले जाएगा, इसने ज्यादा लगा दिया तो ये ले जाएगा। बोलो ना? तो अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सही है गलत है? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक फ्लक्स, सही है गलत है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, सही है गलत है? बन गया। अब मान लो बी ले गया, मान लो कौन ले गया बेटा, तो बी का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, उसने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया, वो अट्रैक्ट करके ले गया। तो क्या कहानी बनेगी, बी ने अट्रैक्ट कर लिया, बोलो भाई, बी ने अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, टुवर्ड्स द बी। तो बी ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए का भी तो ले गया। तो गेन थोड़ी ना गया, केवल अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। बोलो हाँ ना? तो डेंसिटी बढ़ जाएगी बी की या घट जाएगी, और इसकी डेंसिटी, इसलिए इस पर दिखाते हैं पार्शियल नेगेटिव, इस पर दिखाते हैं पार्शियल पॉजिटिव। समझ में बात आ गई? दोबारा रिपीट करो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, द गेनिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर क्या है, दोनों में गेनिंग नेचर है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एनर्जी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनर्जी नहीं है, एक टेंडेंसी है, एक नेचर है। दोनों में अंतर समझ में आया? बेसिक अंतर यही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं ये भी गेनिंग नेचर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं ये भी गेनिंग नेचर है। तो दोनों में अंतर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एनर्जी है, गेन करने पर जो एनर्जी यूज हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनर्जी नहीं है, ये नेचर है, टेंडेंसी है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन होता है, यहां पर गेन नहीं होता, केवल क्या होता है, शिफ्ट होता है, ठीक है ना। और ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है दो एटम के बीच में, अकेले एटम की कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जा सकती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा रिलेटिव प्रॉपर्टी है, दूसरे एटम के रेस्पेक्ट में ज्यादा है या कम है ये देखना है। नहीं आ रहा समझ में? हर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन गेन करने का नेचर है, क्योंकि न्यूक्लियस है
होगा ये। क्लियर है मेरी बात? दोबारा रिपीट करूं, कई सारे डिफरेंसेस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। सबसे मेन डिफरेंस क्या है? ये नेचर है, टेंडेंसी है, और वो एक एनर्जी है। सबसे बड़ा अंतर ये है, उसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन होता है, यहाँ केवल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में देखेंगे, वो एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? चलिए, तो अब इसका हम बात कर लेते हैं पीरियोडिसिटी। तो लिख लिया ना, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले बात करेंगे इन ग्रुप, ठीक है? ग्रुप में बात करेंगे, मान लो हम, और ग्रुप में बात करेंगे एक्सेप्ट 13, क्योंकि 13 में आपको मालूम है साइज और न्यूक्लियर चार्ज का डिफरेंस है, मैंने बताया था। सपोज आपने 15 ग्रुप ले लिया। अब 15 ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट आते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट है, सारी प्रॉपर्टी पी ब्लॉक एलिमेंट की, तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर भी चल रहा है, इसमें पी ब्लॉक भी चल रहा है। जो प्रॉपर्टी यहाँ पर है वही प्रॉपर्टी वहां पर है, दोनों टॉपिक्स मिला के चल रहे हैं। समझ रहे ना मेरी बात? नहीं समझ रहे? इसीलिए मैं हर ग्रुप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर्टिकुलर ग्रुप को नहीं। 15, 16, 17, 18 सारे ग्रुप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट, सेकंड, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, सारे ग्रुप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यही प्रॉपर्टी एस ब्लॉक में एक्सप्लेन होंगी, यही पी ब्लॉक में एक्सप्लेन होंगी, यही क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में एक्सप्लेन होंगी। 3 जगह ये सारी प्रॉपर्टी है, तो मैं हर ग्रुप को लेकर चल रहा हूँ। पर डी ब्लॉक को नहीं कर रहा, डी ब्लॉक को अलग से पढ़ लेंगे, क्योंकि डी ब्लॉक में वेरिएशंस है, उसको हम प्रॉपर्ली नहीं डिस्कस कर सकते। तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मथ हो गया। बोलो ना? टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है? कंफर्म है आपको? और जो न्यूक्लियर चार्ज है, एवरेज न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या होता है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला है, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? कंफर्म? बिल्कुल सही। 15 ग्रुप में भी यही होगा, 16 ग्रुप में भी यही होगा, 17 ग्रुप में भी यही होगा। 18 ग्रुप की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो कंपाउंड ही नहीं बनाते, ना तो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे, ना आयनिक बॉन्ड बना रहे। तो कोवलेंट बॉन्ड जो बनाएगा उसी में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आएगी, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर उसी में तो होंगे, वहीं पे तो अट्रैक्ट होंगे। बोलो भैया। यस सर। 14 में भी यही होगा, लेकिन 13 में ऐसा नहीं होगा। 13 में नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा 13 में ऐसा? मैं बता देता हूं आपको। क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई एटम जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा थ्रू द न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। बोलो हाँ ना? यही तो प्रॉपर्टी निकल के आई थी, सबको समझ में आई थी नहीं आई थी? बोलो रे। चलो भैया, बहुत बहुत मुबारकबाद। तो 13 ग्रुप में जो लोचा है वो क्या है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। बोरॉन का ज्यादा, उससे कम एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम से ज्यादा किसमें था? गैलियम में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एवरेज न्यूक्लियर चार्ज, सारा एक ही चीज है वो। वैसे अलग अलग मैं एक्सप्लेन भी कर दिया हूं आपको। तो गैलियम में डी इलेक्ट्रॉन्स एस इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करते, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसकी वजह से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए गैलियम का साइज छोटा होके एल्यूमिनियम के लगभग बराबर हो जाता है। वैसे देखा जाए ऑर्बिट के आधार पर तो एल्यूमिनियम में कितने ऑर्बिट हैं? 3। गैलियम में कितने ऑर्बिट हैं? 4। इसका साइज बड़ा होना चाहिए गैलियम का, लेकिन गैलियम और एल्यूमिनियम का साइज कैसा आ रहा है? लगभग
सेम आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि गैलियम में 4 ऑर्बिट तो हैं, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लग रहा है, उसका साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। छोटा होकर किसके बराबर हो गया? एल्यूमिनियम के बराबर हो गया। बोलो हाँ है ना? इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गैलियम में ज्यादा है। गैलियम से कम किसमें है? और इंडियम से ज्यादा किसमें है? इसमें कौन सा? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एफ-लॉग एलिमेंट में। बताया था सारी बात, याद है आपको या नहीं? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो बोरॉन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें होगी? बोरॉन से कम किसमें होगी? और एल्यूमिनियम से ज्यादा, से कम, से ज्यादा, ये बन क्या होगा? इर्रेगुलर ट्रेंड है। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। नाइट्रोजन से कम, फास्फोरस से कम, आर्सेनिक से कम, एंटीमनी से कम, बिस्मथ, इन सब ग्रुप में यही होने वाला है, लेकिन 13 में डिफरेंट होगा। आया कुछ समझ में या नहीं आया? क्लियर है? देखिए वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है। जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, याद होगा। क्लोरीन की 3.5, ब्रोमीन की 3, ये वैल्यूज निकाली जाती है। और ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है? इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल्स होते हैं। एक स्केल बता देता हूं मैं आपको, मूलिकन स्केल। ये वो पैरामीटर है जिससे किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट की जाती है। वैल्यू, वैसे आपको वैल्यू याद करने की आवश्यकता नहीं। सारे एलिमेंट की वैल्यू कैसे याद करेंगे आप? कॉलम में आएंगे कि नहीं आएंगे? बस मैं यहां पर एक रिलेटिव ऑर्डर बनाऊंगा, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक रिलेटिव ऑर्डर बनाऊंगा। एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव ऑर्डर है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेटिव ऑर्डर ही काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव प्रॉपर्टी है, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है। हम ये चाहेंगे किसी एलिमेंट की एकदम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, हम निकाल लेते हैं स्केल्स के थ्रू, लेकिन एग्जैक्ट काम ही नहीं आती। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भेजे में घुस रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कुछ मुंडी मुंडी हिलाओ यार, जैसे महादेव की तरह बैठे हुए तुम। लोटा चढ़ाऊंगा, मुंडी मुंडी हिलाओ भाई, कुछ एक्सप्रेशन दो, जिंदा हो, इस बात का सबूत दो। मैं मरीला समझ रहा हूँ आपको ना बेटा, जिंदा हो इस बात का थोड़ा सा एक्सप्रेशन दिया करो मेरे। ऐसे मैं देख लिया करूँ, किसी का आई कॉन्टैक्ट करूँ, अब आए ना आए, लेकिन उनको कर दिया करो ना, आत्मा को शांति मिलती है। मैं इस कम से कम इस धोखे में तो रहूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। इस धोखे में तो मुझे रखो, तुम किसी धोखे में नहीं रख रहे हो, तुम किसी धोखे में नहीं रख रहे हो। नहीं हो? अब ये मत समझना कि तुम फ्री पार्ट ऑफ गुरुदक्षिणा लूंगा मैं तुमसे। और बेटा वो टेस्ट ले लूंगा मैं आपका, फिर देखता हूँ किसी कितने नंबर आ रहे हैं। तुम ना कर रहे कुछ भी, तुम उल्लू बना रहे हो हमें और सबसे ज्यादा पड़ोसी में, क्योंकि पड़ोसी ने सबको मालूम होगा कि बच्चा योजना में जा रहा पढ़ने के लिए। कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ भरोसा। ध्यान दीजिए, मुल्कन स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए कितनी एनर्जी की वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी। एक्सपेरिमेंटली है, तुम निकाल नहीं सकते, बस तरीका बता रहा हूं मैं आपको। प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, गेन करने वाली एनर्जी, लूज करने वाली एनर्जी, दोनों को जोड़ दिया, डिवाइड कर दिया 2 का, जो आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये मुल्कन साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ऐसे 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन जरूरत नहीं है इनकी आपको, ना कभी क्वेश्चन आता है ना जरूरत है। आपको जरूरत है केवल इसकी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होती है? फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम। बस इतने से तुम्हारा काम चल जाना है। ग्रुप में क्या होगा, पीरियड में क्या होगा, वो तो मैं बता ही रहा हूं। ग्रुप में क्या होगा समझ में आ गया। हर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है, फ्लोरीन की जैसे 4 है, नाइट्रोजन की 3 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, ऐसे क्लोरीन की। तो समझ रहे ना मेरी बात?
वो वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं, तो उनके लिए हम स्केल देखते हैं, मोलिकन स्केल, पोलिंग स्केल, ऑलरेड रॉकी स्केल, 3 स्केल्स आते हैं, लेकिन वो बिना एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के निकाल नहीं सकते। अब आपको क्या मालूम किसकी कितनी आयनाइज एनर्जी है? अब मैं आपसे पूछूं फ्लोरीन की कितनी आयनाइज एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, क्या मालूम आपको? वो तो निकाल के देखना पड़ेगा, इतनी एनर्जी आ रही है वो लेनी पड़ेगी, प्लस गेन करने की कितनी एनर्जी है वो देखनी पड़ेगी, दोनों को जोड़ कर डिवाइड करना पड़ेगा। आ भैया हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, पीरियड में बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ग्रुप में हो गया, पीरियड में बात करते हैं। पीरियड सेकंड पीरियड, थर्ड ले लो, फोर्थ ले लो, जो मर्जी चाहो ले लो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, या ये लो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, कोई भी ले लो। लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज, एवरेज न्यूक्लियर चार्ज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसकी आ रही है? फ्लोरीन की। कोई एक्सेप्शन नहीं है, ना इसमें ना इसमें ना नीचे किसी ग्रुप में, केवल एक में एक्सेप्शन था 13 में, बाकी सब में डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, एवरेज न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया? तो रिपीट करो भैया, बोलो रे। चलो साहब, ये जनरल 3 प्रॉपर्टी हो गई आयनाइजेशन एनर्जी। क्या थी प्रॉपर्टी? आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके फैक्टराइज कैसे किया हमने वो बता ही दिया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? ये भी एक एनर्जी है पर इलेक्ट्रॉन गेनिंग। आयनाइजेशन क्या है? वो भी एक एनर्जी है लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये कोई एनर्जी नहीं है, ये टेंडेंसी है, रिलेटिव प्रॉपर्टी है। एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में दूसरे एलिमेंट को देखना है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन कम गेन कर रहा है। बोलो हाँ है ना? ये 3 जनरल प्रॉपर्टीज। अब आगे कुछ प्रॉपर्टीज पी ब्लॉक की हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कुछ पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज हो गया भैया? तो पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी, ये भी पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज थी, ये एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज भी थी, ये पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज भी थी, ये एलिमेंट की प्रॉपर्टीज थी, इसे जनरल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे? बोलो रे। अब देखिए भैया, एक प्रॉपर्टी हम लोग लग रहा है मेटालिक नेचर। क्या होता है मेटालिक नेचर? पहले तो आप ये बताओ कि मेटालिक नेचर क्या होता है। मेटल क्या होता है? चलो मेटल का ही तो होगा मेटालिक नेचर, या नॉन मेटल का होगा? मेटल का होगा। मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला मेटल होता है। लूज करने वाला, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो मेटल होगा। तो जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन लूजिंग नेचर ज्यादा होगा उसका मेटालिक नेचर ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कंफर्म? चलो तो अगर मैं बोल दूं कि मेटालिक नेचर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन लूजिंग नेचर। सही है गलत है? पक्की बात? क्या कह रहा है? मेटालिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन लूजिंग नेचर। सही है ना भैया? यस सर। अब इसको लैंग्वेज में लिखना चाहो लैंग्वेज में लिख लो, ऐसे बनाना चाहो ऐसे बना लो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना? मेटालिक नेचर इज डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन लूजिंग नेचर ऑफ एलिमेंट। अब इलेक्ट्रॉन लूजिंग नेचर किस पर डिपेंड करेगा? आयनाइजेशन एनर्जी पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कराने वाली कौन सी एनर्जी है? तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन लूजिंग नेचर ज्यादा होगा।
भाई एक मान लो 10 किलो जूल एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक ने केवल 5 किलो जूल पे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो किसका लूजिंग नेचर ज्यादा हुआ? 10 किलो जूल वाला है 5 किलो जूल वाला? तो जिसकी आयनाइज एनर्जी कम है उसका इलेक्ट्रॉन लूजिंग नेचर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग नेचर है वो आयनाइज एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जिसकी आयनाइज एनर्जी कम होगी उसका लूजिंग नेचर क्या होगा? मेटालिक नेचर क्या होगा? नहीं आ रहा समझ में? और आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। लो जी हो गया। घुमा फिरा के बात मैंने किस पे लाके रख दी? एटॉमिक साइज पर। लेकिन डायरेक्ट एटॉमिक साइज पर डिपेंड नहीं करता, इनडायरेक्टली। कैसे? मेटालिक नेचर डिपेंड करता है एग्जैक्टली किस पर? इलेक्ट्रॉन लूजिंग नेचर। और इलेक्ट्रॉन लूजिंग नेचर डिपेंड करता है आयनाइज एनर्जी पर, और आयनाइज एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? तो इनडायरेक्टली ये इसके रिलेशन में आया कि नहीं आया? अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि भैया जैसे मान लो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। समझना मेरी बात। अब मैं इसमें मेटालिक नेचर पूछूंगा आपसे, इसमें मैं क्या पूछ रहा हूं? तो बताइए डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक नेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कैसे मालूम पड़ा आपको? क्योंकि आपने इसका रिलेशन देख लिया। तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बोलो ना। जब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो मेटालिक नेचर भी क्या होगा? प्यार से बोलो, बढ़ेगा, है ना? तो देखो ये दोनों एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं, ये मेटलॉइड, बोलो, और ये क्या हो गया आपका? मेटल। तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा के नहीं बढ़ा? नहीं, मेरी बात समझ में आई? अबे ये तो नॉन मेटल है ना, तो मेटालिक कैरेक्टर कम ही होगा ना इनमें। इनमें तो गेनिंग नेचर होगा, लूजिंग नेचर होगा ही नहीं। बोलो भाई, कुछ तो बोलो। मुंह झुका के जो बैठेगा हाँ, कुछ समझ में आ रहा भैया? नहीं दुख कर, नहीं मैं खोलने के लिए कर रहा हूं, बंद करिए। मैं खोलने के लिए, सब लोग दुख का है, मास्क सब लगाएं, सब लोग मास्क लगाएं अपना अपना। मैं तो लगा नहीं सकता ना, मैं बोलता हूँ कम सा होता है। अब ये यहाँ पे थोड़ी ना कोरोना आ रहा, कोरोना यहाँ आएगा मुंह पे, गाड़ी पे लगा के बैठे हो। सब लोग मास्क लगाएं अपना, सुरक्षा ही बचाव है। हाँ, अब बताओ समझ में आ रहा है? क्या जोर से बोल। अच्छा, धन्यवाद। कह रहा हो जबरदस्ती कहलवा रहे, आदत नहीं रहा। तो मेटालिक नेचर डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? एटॉमिक साइज बढ़ेगा, आयनाइज एनर्जी कम होगी, लूजिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और लूजिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? मेटालिक नेचर। तो मेटालिक नेचर बढ़ेगा। अब ऐसे मान लीजिए मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में बात करूं, तो डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक नेचर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। सबसे ज्यादा मेटालिक नेचर किसका होगा? सीजियम। सबसे कम मेटालिक नेचर किसका होगा? लिथियम। है सारे मेटल, लिथियम भी मेटल है, सोडियम भी मेटल है, पोटेशियम भी मेटल है, रुबिडियम भी मेटल सब है, लेकिन मेटालिक नेचर किसमें जाता है? और मेटालिक नेचर देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ रहा है? उसका लूजिंग नेचर। यही मेटल की प्रॉपर्टी है, बोलो। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना आपको? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा आप। तो मेटालिक नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। क्यों होगा? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक नेचर। इनमें एक्सेप्शन यूज नहीं करने, जहां एक्सेप्शन बताऊंगा वहीं पढ़ने। नॉन मेटालिक नेचर क्या होगा? ये प्रॉपर्टी क्या है नॉन मेटालिक नेचर? उसको सोचो अपने आप, मैं तो बता ही दूंगा 2 मिनट में।
इलेक्ट्रॉन गेनिंग नेचर। नॉन मेटल क्या होता है? जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा गेनिंग नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रॉन उतना ही। तो अगर मैं ये लिखूं नॉन मेटेलिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेनिंग, सही है गलत है? सही है सर। अगर मुझे ये मालूम पड़ जाए ना कि प्रॉपर्टी क्या है तो मैं अपने आप रिलेशन बना दूंगा, अपने आप बता दूंगा किसका ज्यादा। मुझे तो ऑर्डर ही तो बताना है किसका ज्यादा किसका कम। सब पे क्वेश्चन आते हैं, मेटेलिक नेचर पे भी क्वेश्चन आते हैं, नॉन मेटेलिक नेचर पे भी क्वेश्चन आते हैं। आप क्वेश्चन करके देखिए। लास्ट ईयर की कोई नीट की आईआईटी ले लीजिए आप बुक, कुछ नहीं कर पा रहे तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन ही करो, समझ रहे ना? केवल लास्ट ईयर का क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो सर पढ़ा रहा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है। हर का अपना टीचर का मेथोडोलॉजी अलग अलग होता है पढ़ाने का, समझ रहे ना? कोई इसी टॉपिक को अलग तरीके से पढ़ाएगा, कोई अलग तरीके से पढ़ाएगा, लेकिन आपने जो तरीका पढ़ाया जा रहा है उस तरीके को देख करके क्वेश्चन करने हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे। आपका तो मेन टारगेट केवल क्वेश्चन करने का है ना, मेथोडोलॉजी तो ना मतलब है। बोलो यस सर। हाँ, करके देखो आप, वो तो मुझे मालूम नहीं करेंगे, फिर भी मुझे तो कहना पड़ेगा ना, करके देखो, सब तो निभानी है ना मेरे को। तो नॉन मेटेलिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन और गेनिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी तो बताए थे। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गेनिंग नेचर मेटेलिक नॉन मेटेलिक नेचर। तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा? मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ले लिया मैंने, तो अलग अलग ग्रुप ले रहा हूं ना बार बार, तो इसमें डाउन द ग्रुप तो जाएंगे, तो एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज। तो नॉन मेटेलिक नेचर पक्का? जी बिल्कुल सही है। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा? कार्बन का। सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा? उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। इनमें कम क्यों है? क्योंकि टिन और लेड तो मेटल है। जब ये मेटल है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम ही होगा ना इनमें, और वो याद है। नहीं बात समझ में आ रही मेरी? क्या बोल रहा हूं? बोलो रे। डिफरेंट ग्रुप के भी ले सकते हो, साइज देखना है आपको बस। जिसका साइज बड़ा उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्यों कम? रीजन ये ना, यहां से देना शुरू कर दो। साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, गेनिंग नेचर कम, नॉन मेटेलिक। समझ में आ गया भैया? नहीं आ रहा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देख रहे हैं कितनी जल्दी प्रॉपर्टी हो रही है सारी। अब इनको लैंग्वेज में भी लिखवा सकते हैं अगर आप कहोगे तो, लेकिन ऐसा करने से क्या है कि जल्दी याद हो जाता है कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, आसानी से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर निकालने के क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे ना भैया? और प्रॉपर्टी भी समझ में आ रही है। नॉन मेटेलिक क्या है? गेनिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एफिनिटी। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग नेचर। ये क्या प्रॉपर्टी? रिड्यूसिंग नेचर सब पे क्वेश्चन आते हैं सर। ये एस ब्लॉक प्रॉपर्टी भी है, पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी भी है और एलिमेंट की प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग नेचर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट समझते हैं क्या होता है? बहुत बढ़िया। कुछ समझते नहीं है तो फिर मैं क्या समझाऊंगा? एक बार नेताजी भाषण दे रहे थे, बोले जो मैं कुछ कहने वाला हूं आप सब लोग जानते ही हैं। जनता बोली हाँ। बोले जब जानते हो तो बताने की जरूरत क्या है? नेताजी बैठ गए, जनता टेंशन में आ गई, फिर अल्लाह मचाया। नेताजी दोबारा उठ के आए, बोले जो मैं कुछ कहने वाला हूं आप सब लोग जानते ही हैं। जनता बोली कि पहले बोला हाँ तो इतना मना कर दूं, अब तो नहीं जानते। जनता बोली नहीं जानते। बोले जानते नहीं तो बताने की जरूरत क्या है? नेताजी फिर बैठ गए, जनता और टेंशन। नेताजी फिर उठाए गए, तो बिस्कुट कर लिया जनता ने। आधे बोले कि जो बोले ना जानते, आधे लगे बोले जानते हैं। तो नेताजी बोले जो मैं कुछ कहने वाला हूँ आप तो लोग जानते ही हैं। आधे बोले नहीं जानते, आधे बोले जानते हैं। तो बोले जो नहीं जानते वो जानने वालों से पूछो।
वही कहानी आपकी है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, आप जानते ही नहीं है। मैं भी नेताजी बन जाता हूँ, लेकिन मैं नहीं बन सकता, मुझे बताना पड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। देखो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, पढ़ा था। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है, अच्छा ऑक्सीडेशन क्या होता है पहले बताइए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? तो जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। उसने इलेक्ट्रॉन लूज करे तो दूसरा एलिमेंट क्या करेगा? उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। मतलब खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। भाई खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब खुद इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और उन इलेक्ट्रॉन को दूसरा एलिमेंट ले रहा है। बोलो ना। अब ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकाल दिए वो इलेक्ट्रॉन मार्केट में घूम रहे हैं ऐसे ऐसे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेंगे। पता चला कि तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, करंट लग जाएगा ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं आया समझ में? तहस-नहस हो जाएगी ये सृष्टि, ब्रह्मांड एकदम तहस-नहस हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है। ईश्वर ने बड़ा, नेचर ने बड़ा सिस्टमेटिक बनाया है। अगर जिंदा है तो मरेगा, अगर किसी ने लूज किया तो गेन करने वाला है। वो तभी लूज करेगा जब गेन करने वाला, अदरवाइज नहीं होगा। अभी हाँ बस अभी 1 मिनट, 1 मिनट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो दूसरे को रिड्यूस करे। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट हो गया रिड्यूस करने वाला। रिड्यूस कर रहा है साहब, तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो रिड्यूसिंग नेचर डिपेंड करेगा किस पर बेटा? ऑक्सीडेशन पर। जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा वो ज्यादा दूसरे को रिड्यूस करेगा, उतना ही उसका रिड्यूसिंग नेचर होगा। बोलो हाँ ना? और ऑक्सीडेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन लूजिंग। सही है? यस सर। आयनाइज एनर्जी, एटॉमिक साइज। बाकी कल मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगली क्लास में 7-8 प्रॉपर्टी कराऊंगा, यानी पी ब्लॉक की सारी प्रॉपर्टी फिनिश कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।